Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स में जो पेपर 8 है जिसका कोड जो है CC पॉल 204 है के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमें आज देखना है और वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव। और उसके अंतर्गत हमें देखना है प्रेसिडेंट को के बारे में पढ़ना है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इम्पीचमेंट तथा उनके पावर एंड फंक्शंस को इस टॉपिक के अंतर्गत हमें देखना है। डियर स्टूडेंट्स, यह जो टॉपिक है वो यूजी सेमेस्टर 2 के पेपर 4 जो है, यूजी सेमेस्टर 2 का पेपर 4 जो है उसके अंतर्गत भी ये टॉपिक जो है यूनिट 5 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है और जिसमें हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। तो ये मेरा जो ये क्लास है ये दोनों बच्चों के लिए, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है और उन दोनों के कोर्स में चूँकि इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है तो ये कक्षा जो है, ये क्लास जो है वो दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या हैं, उनकी क्या व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, हमारे संविधान के अंतर्गत दी गई है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है और उन पर जो महाभियोग, उनको जो हटाया जाता है उनके पद से, तो वो इम्पीचमेंट जिसको कहते हैं उसको देखेंगे। तो आज के हम क्लास में हम लोग इस दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे, उनके निर्वाचन पर और उनके इम्पीचमेंट यानी कि उन पर जो महाभियोग लगाया जाता है, उनको हटाने की प्रक्रिया जो है, उस दोनों पर हम लोग आज की चर्चा करेंगे। और अपने नेक्स्ट क्लास में उनके पावर एंड फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनकी कार्य और शक्तियों के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट जो है का जो पोस्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा उसको प्राप्त है। और हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, संघीय कार्यपालिका जो है, वह 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इन 3 चीज़ों से मिलकर यह बनता है जो हमारा संघीय कार्यपालिका है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि सरकार के जो 3 अंग हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो संघीय कार्यपालिका है तो उसका जो प्रमुख होता है वो जो है प्रेसिडेंट होता है और यह हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। सारे काम देश के उसी के नाम से चलते हैं। राष्ट्रपति का जो पद है भारत में, तो भारतीय गणतंत्र का सबसे प्रमुख जो पद है वह जो है राष्ट्रपति का है और उसका पद सरकारी अधिकारियों में उच्चतम और सर्वाधिक सम्मानित पद है। और यह परंपरा जो है, राष्ट्रपति का जो पद है उसकी जो व्यवस्था है वह ब्रिटेन से ली गई है, जहाँ पर अभी भी राजा जो है राज्य का प्रमुख माना जाता है। परंतु ब्रिटेन में जो है वो वंशानुगत, राजा का जो पोस्ट होता है वो वंशानुगत होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक विशेष बात यह है कि यह जो पद है, सर्वोच्च पद है, भारत के राज्याध्यक्ष का जो पद, सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, तो उस पद पर जो व्यक्ति बैठता है उसकी नियुक्ति चुनाव के द्वारा होती है। और इसलिए हम लोग इसको गणतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो चुनाव जो है जनता के द्वारा होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ये डिफरेंसेस है। और जहाँ तक हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के यहाँ का जो राष्ट्रपति की जो व्यवस्था की गई है तो वो हमारे यहाँ से थोड़ी सी भिन्न है। कार्यपालिका का प्रधान का नामकरण जो है अमेरिकी संविधान के समान ही है,
जैसा कि हमने बताया, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के समान नहीं हैं। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान यही वास्तविक प्रधान होता है। लेकिन भारत में, जैसा कि मैंने बताया, कि ब्रिटेन की परंपरा अपनाई गई है। संसदात्मक जो व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, अपनाई गई है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है। कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा जो होता है वो वास्तविक प्रधान होता है। और राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटेन की सम्राट जैसी होती है। और भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। और इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इन तीनों से मिलकर यह बने होते हैं। इसमें ये संघीय कार्यपालिका में ये तीनों लोग शामिल होते हैं और राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद जो होता है वो कार्यपालिका का एक तरह से वास्तविक प्रधान होता है। भारत में ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। और इस प्रकार हम देखें तो अमेरिका के ठीक विपरीत है। अमेरिका में जहाँ जो वैधानिक प्रधान है वही वास्तविक प्रधान प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रपति जो पद है वो संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग जो है संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत वर्णित है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद जो है वो विशेष महत्व का पद है और इसके 4 कारण हैं, महत्वपूर्ण 4 कारण हैं। पहला कारण यह है कि राष्ट्रपति ऐसे समूह द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जिसमें संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व जो है वो शामिल होता है और इनमें राज्यों के भी विधानमंडलों के सदस्यों के अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है वह संविधान की रक्षा करने के रूप में होती है। और तीसरा, राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान में महाभियोग की व्यवस्था की गई है। और चौथा, देश के प्रति रक्षा बलों के प्रधान के रूप में भी राष्ट्रपति का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब है कि जो राष्ट्रपति का ये इतना बड़ा पद है, इसके लिए इसके चुनाव से संबंधी हम लोग बातें करें तो चुनाव से संबंधी बात करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि उस पद पर जो व्यक्ति आसीन होगा उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत में उसके लिए क्या योग्यताएं रखी गई हैं भारतीय संविधान में। तो संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई हैं, जिसमें पहली योग्यताएं यह है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि वह उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। और तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद पर का उम्मीदवार नहीं हो सकता है। और इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्रियों को
सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा और राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इसका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सभा में रिक्त समझा जाएगा, उसे त्यागपत्र देना होगा। और राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई भी अन्य वेतन भोगी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये एलिजिबिलिटी रखी गई है। भारतीय संघ के इस सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यता का होना आश्चर्य का विषय है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है। आश्चर्य इस विषय पे हो सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त कर सके या उसको प्राप्त करने में सामर्थ हो। यह व्यवस्था जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है और व्यवहार में इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है जिसे देश में बहुमत और अधिक सम्मान प्राप्त होगा। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी थी जो रखी गई है और राष्ट्रपति के पद पर एक साधारण व्यक्ति भी जो है वो जा सकता है, इसलिए इतनी कम योग्यताएं उसके लिए रखी गई हैं। अब है कि जो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था क्या है। तो इसकी व्यवस्था जो है निर्वाचन की संविधान के अनुच्छेद 44 और 45 में की गई है और राष्ट्रपति का चुनाव जो है जनता अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचन इसका होता है और एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है की जाती है। और इनकी निर्वाचन व्यवस्था को राष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन प्रक्रिया 1952, 1974 और 1997 में इसे संशोधित किया गया और राष्ट्रपति निर्वाचित मंडल में जो व्यक्ति हो सकते हैं शामिल, कौन उनको चुन सकता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि पहला कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, मैंने कहा निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो लोग चुने जाते हैं, जो लोग मनोनीत होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में 2 सीट जो है वो मनोनीत होता है और राज्यसभा में 12 सीट जो होते हैं, जो भी अभी वर्तमान में सीट हैं, वो मनोनीत होते हैं। तो जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही भाग ले सकते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के जो विधानमंडल है, विधानसभा है, उसके भी निर्वाचित सदस्य से भाग ले सकते हैं। यहाँ भी एक सदस्य जो है वो मनोनीत होता है, तो यहाँ भी जो निर्वाचित सदस्य हैं सभी राज्यों के, तो उसके सदस्य भाग लेते हैं। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधान सभाएं हैं वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो। साथ ही साथ राज्य विधानमंडल और संसद के सदस्यों के बीच राष्ट्रपति निर्वाचन का मत मूल्य में समानता हो और इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं कि किस तरह से इक्वल हो वो, उसको समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। और इसमें प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के संख्या सदस्यों का मत मूल्य जो है जान लिया जाता है और इसके लिए राज्य की कुल जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से
सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या जो होती है वही जो है एक विधायक का मत मूल्य होता है। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 में यह निर्धारित कर दी गई है कि जनसंख्या का आधार 2026 तक 1971 में जो जनसंख्या थी उसी को लिया जाएगा। और इसको निकालने के लिए एक सूत्र बनाया गया है और उस सूत्र को हम जो है लिख सकते हैं। जैसे कि अगर एक विधायक का मत मूल्य हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला जो होगा, एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्यों की कुल जनसंख्या बटे राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय 1000। इसको हम इस तरह से इस फॉर्मूले के आधार पर हम एक जो विधायक है उसका मत मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग सांसदों के भी मत मूल्य निकालते हैं। और जब एक विधायक का मत मूल्य निकल जाता है तो संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का भी मत मूल्य निकाला जाता है। इसके लिए भी सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य को जोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसे संसद के निर्वाचित सदस्यों से उसकी संख्या को से भाग दिया जाता है, देकर एक सांसद का मत मूल्य प्राप्त किया जाता है। और इसका सूत्र जो है निकालने का कि कैसे हम एक विधायक का सांसद का मत मूल्य निकालेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य की संख्या बराबर समस्त राज्यों के संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के समस्त सदस्य को प्राप्त मत संख्या का कुल योग उसको जोड़कर और उसको भाग दे देते हैं हम लोग संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या से, निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। तो जो अंक हमें प्राप्त होता है वह एक सांसद का मत मूल्य हो जाता है। और इस तरह से जो है जब हम वो निकाल लेते हैं तो संसद का मत मूल्य निकल जाने के बाद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाती है। और इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले निर्वाचन मंडल के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुए सभी सदस्यों को अपनी पसंद के प्रत्याशी को अपने पसंदों के आधार पर अपने पसंद को उल्लेख करना पड़ता है, बताना पड़ता है प्रेफरेंस के आधार पर, और मतदान करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो जो वोटिंग होगा तीनों में से आप सबसे प्रिय जो आपका होगा उसको आप 1 नंबर देंगी, जो दूसरा होगा उसको 2 और जो तीसरे स्थान पे होगा उसको आप 3 नंबर, ऐसे आपको नंबरिंग करनी होती है। यह जो चुनाव होता है जो सदस्यों का उसमें प्रेफरेंस वाइज होता है। और राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा में इनकी वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। वोटिंग बैलेट पेपर पे होती है और उसको अपने जितने कैंडिडेट जिनका नाम बैलेट पेपर पे रहता है उनके नाम के आगे आपको प्रेफरेंस देना होता है। ऐसा नहीं कि टिक लगाना है, 0 करना है, कट करना है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी जिसको आप पहले पसंद करती हैं उनको 1, फिर उसके बाद जिसको पसंद करती हैं 2, फिर उसके बाद जो पसंद करती हैं 3, और इस तरह से यह जो है हर राज्यों के विधानसभाओं में इसके चुनाव की व्यवस्था की जाती है, वहीं पे वोट देना होता है। और संसद में, पार्लियामेंट में, दिल्ली में वहाँ व्यवस्था होती है, वहाँ दिया जाता है और फिर उसको सील करके भेज दिया जाता है। उसके बाद जो मतदान की प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद
किसे निर्वाचित किया जाएगा उसके लिए एक कोटा निर्धारित किया जाता है। और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो वोटिंग होती है उसमें जो एक न्यूनतम कोटा जो है निकालने की भी एक प्रक्रिया है। और इसमें कुल वैध मत, जितने भी वैलिड मत होते हैं, जो सही वोटिंग होती है, उन मतों को 2 से विभाजित किया जाता है और उनमें 1 जोड़ दिया जाता है। और इससे जो संख्या प्राप्त होती है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन का न्यूनतम कोटा होता है और जिसके द्वारा उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। और इसको भी निकालने का एक सूत्र है और उसको हम लोग जो है न्यूनतम कोटा इक्वल टू दिए गए मतों की संख्या डिवाइडेड बाय निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। मान लीजिए कि 2 है तो 2 से, 4 है तो 4 से, 3 है तो 3 से, +1 जो है करना होता है। ये न्यूनतम कोटा निकालने की पद्धति होती है। और न्यूनतम कोटा जो है को निर्वाचन के लिए निश्चित कोटा जो है निकल जाने के उपरांत उनमें मतों की गिनती प्रारंभ होती है। और पहले चक्र के मतों की गिनती में जो उम्मीदवार या प्रत्याशित निर्धारित कोटा को प्राप्त कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। परंतु यदि पहले चक्र में यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटा को प्राप्त नहीं कर पाता है तो दूसरे चक्र की मतदान जो है वो शुरू होती है। मतलब पहले प्रेफरेंस के अंतर्गत पहला जो प्रेफरेंस पर जिसको वोटिंग किया गया है पहले उसकी गिनती होती है। तो उसमें अगर किसी को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो फिर दूसरा जो होता है उसकी गिनती किया जाता है। और उसके बाद इस चक्र के में भी अगर उम्मीदवार के मतों को अन्य उम्मीदवारों में बराबर और दूसरे इस चक्र में क्या होता है कि जिसको न्यूनतम कोटा मिला रहता है, जिसको दूसरे चक्र के मतों की गिनती प्रारंभ होती है और इस चक्र में उस उम्मीदवार के मतों को अन्य उम्मीदवारों में बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है जो सबसे कम मत जिसको मिले रहते हैं। ठीक है, तो जिनको सबसे कम मत आता है फर्स्ट राउंड में उनके मतों को बचे हुए 2 जो मान लीजिए कि 3 लोग हैं तो अगर एक को सबसे जिसको कम आया फर्स्ट राउंड में तो उसके मतों को दोनों जो बाकी जिनको उनसे अधिक आई हैं उनके मतों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और जो सबसे कम मत प्राप्त किए होते हैं और फिर जो दूसरे चक्र में मतदान की गिनती जो है प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई उम्मीदवार को निर्वाचन का निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। और इस तरह से निर्वाचन जो है वो चलती रहती है। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये जो कोटा जो है क्यों ऐसा रखा गया है, तो न्यूनतम कोटा की जो व्यवस्था इसलिए की गई है कि ताकि स्पष्ट बहुमत को प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद जो है वो प्राप्त हो सके और इस व्यवस्था से वह पद के अनुकूल सम्मान प्राप्त हो सके। और इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मतों में उतनी ही पसंद व्यक्त की जाती है जितनी संख्या में पद पर उम्मीदवार होते हैं। और पहली पसंद की प्रथम वरीयता को फर्स्ट प्रेफरेंस के मतों की गणना की जाती है। और यदि पहली पसंद के मतों की गणना से ही किसी उम्मीदवार को चुनाव का जो न्यूनतम कोटा है वो प्राप्त हो जाता है या स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो दूसरी पसंद के मतों की गणना नहीं की जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट में क्लियर नहीं होता है तो पहली पसंद के मतों की गणना करने से अगर किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर क्रमशः दूसरी पसंद के मतों का गणना की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए एक चीज़ और मैंने आपको इसमें बताया कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। तो ये सब इसी को प्राप्त करने के तरीके हैं।
जिसको हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि यह क्यों किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टेट है उसमें सदस्यों की संख्या, विधानसभा की संख्या जो है अलग अलग है, सभी इक्वल नहीं आते हैं पार्लियामेंट में। कोई राज्य में 50 है, कहीं 100 है, कहीं 150 है, कहीं 200 है। सांसद में, पार्लियामेंट में भी उनकी संख्या अलग अलग है। तो इन सभी को समान प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए ये फॉर्मूला जो है बनाया गया है, जिसको हम लोग एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। और संसद तथा राज्यों और क्षेत्रीय राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। एक व्यक्ति एक ही वोट कर सकता है। और इस चुनाव में मतदान जो होता है वो, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, कि गुप्त मतदान होता है, मतदान पत्रों के द्वारा होता है। और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए एक न्यूनतम कोटा निर्धारित कर दिया जाता है जो उम्मीदवार को लाने होते हैं। और न्यूनतम कोटा के बारे में मैंने अभी चर्चा की कि उसको कैसे निकालते हैं। और वो संख्या फर्स्ट राउंड की जब वोटिंग होती है, अगर उसमें स्पष्ट वो संख्या कोई प्राप्त कर लेता है कोई उम्मीदवार, तो वहीं पे वो घोषित हो जाता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर नहीं हो पाता है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, टाई अप हो जाता है, तो फिर दूसरे प्रेफरेंस का जो राउंड होता है, चक्र होता है, वो शुरू होता है। और जो पहले राउंड में जिसने सबसे अधिक कम वोट लाया है, उस व्यक्ति का मत जो है इन दोनों में बांट दिया जाता है, अगर 3 उम्मीदवार हैं तो इस तरह से जो है मतों की संख्या जनप्रतिनिधि जो है के आधार पर मतदाता के मत मूल्य का निर्धारण जो है किया जाता है। मतों की संख्या भारत के राष्ट्रपति को जिस निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उस निर्वाचन मंडल के सदस्य, जैसे कि मैंने बताया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं और संघीय विधान जो सभा हैं दिल्ली और पौंडीचेरी वगैरह में, तो वहाँ के निर्वाचित सदस्यों को जो है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है, वही भाग लेते हैं इसके मतदान में, राष्ट्रपति के मतदान में। और व्यवहार के अंतर्गत स्थिति जो है यह है कि लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं का सदस्य संख्या केवल कुछ हजार जनता ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए उपयुक्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्यों का मत मूल्य जो है वो समान नहीं होता है। और प्रत्येक सदस्य के मत मूल्य का या मतों की मंडल में प्रत्येक सदस्य के मत मूल्य समान नहीं होता। और प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या जो है, सिद्धांत जो है, इसके आधार पर निकाली जाती है। और निकाले जाने के लिए जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक जो है इसका आप निकाल सकते हैं, उसमें पहला से जो नियम फॉर्मूला जो अपनाया जाता है कि भारत जो है संघ के कुछ राज्य जो विशाल राज्य हैं, उनकी विधानसभा के सदस्य अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कुछ छोटे जो स्टेट हैं वहाँ पे कम प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कम पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और संघीय विधानसभाओं के सदस्य की संख्या उससे भी कम होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत मूल्य को उस अनुपात में निश्चित किया जाता है जितनी की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। और दूसरा सिद्धांत यह अपनाया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है केंद्र और राज्य में इन दोनों की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इसलिए राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के जितने भी मत होते हैं, उनके उतने ही मत जो है संसद सदस्यों के द्वारा जो है वो दिए जाते हैं। तो ये भी निर्धारित की जाती है। और निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्यों का मत मूल्य या मतों की संख्या को निश्चित
करने के जो फॉर्मूले हैं वो जैसे मैंने आपको पिछले भी अभी बता दिया है कि किसी भी राज्य का कैसे निकालेंगे और किसी भी सांसद का कैसे निकालेंगे। मतलब अगर विधायक का निकालना है तो कैसे निकालेंगे और सांसद का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ जो है उसको बताया गया है। और इस प्रकार जो है प्रथम वरीयता वाले को पहले और फिर उसके बाद अधिक मत मिलने वाले को उसके अनुसार पे इस प्रकार मतों के मूल्यों को के आधार पर मतों की गणना की जाती है। और यदि प्रथम वरीयता प्रेफरेंस के मतों का की गणना में उम्मीदवार जीत जाता है, जीतने के लिए आवश्यक 50% से अधिक मत नहीं मिले तो द्वितीय जो है जो वरीयता के सेकंड प्रेफरेंस वाले जो मत हैं उनको उनकी काउंटिंग होती है, आधार पर निर्णय लिया जाता है। और इस तरह से अगस्त 1969 में भारतीय राष्ट्रपति का जो 5वां चुनाव हुआ उसमें केवल द्वितीय ही जो वरीयता वाले मतों की गणना भी आवश्यक रूप से की गई थी, आवश्यक हो गई थी। बाकी तो जनरली जो है फर्स्ट या राउंड में ही सब क्लियर हो जाता है, लेकिन इसमें सेकेंड राउंड की भी गणना हुई थी। और राष्ट्रपति के चुनाव की समस्त प्रक्रिया को हम लोग समझ सकते हैं। बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जो अभी तक के चुनाव हुए हैं उसको देखकर। इसके बाद जो एक बात कही गई है कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें उसके नाम का प्रस्ताव और अनुमोदन होता है पहले, जब वह चुनाव के लिए खड़ा होता है कोई व्यक्ति। ये तो प्रक्रिया मैंने बताई, लेकिन चुनाव से पहले जब नॉमिनेशन होता है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अन्य बातें भी हैं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में के अनुसार यह निश्चित की गई है कि व्यवहार के अंतर्गत अब तक राष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव में राष्ट्रपति के उम्मीदवारों की एक लंबी और पंक्ति रही है। और इसलिए उसको उसमें निर्वाचक मंडलों के द्वारा 50 जो है निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित कम से कम होना चाहिए प्रस्तावक, और 5 जो है अनुमोदन उसके नाम का निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। और 50 प्रस्तावित किए जाते हैं व्यक्तियों के द्वारा, तभी वो व्यक्ति जो है वो खड़ा हो सकता है। और राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत राशि रखी गई है वो 15,000 रुपये निश्चित की गई है। और उसमें अगर 1/7% जो है व्यक्ति जो कुल मत प्राप्त नहीं करता है, 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो जमानत राशि उसकी जब्त हो जाती है। ये भी प्रोविज़न है। और इसकी व्यवस्था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 में के द्वारा इसको उसमें जोड़ा गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को चुनाव आयोग के द्वारा ही कराया जाता है, परंतु निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसका अंतिम निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही लेता है। तो ये कुछ जो थी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित जो है संबंध के बारे में बताया गया है कि निर्वाचन कैसे होता है। इसके बाद है कि चूँकि राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनकी उपलब्धियां, पेंशन, भत्ते, उनकी फैसिलिटीज़ क्या है दी जाती है। अगर वो कोई व्यक्ति उस पद पे बन जाता है तो उसका कैसे मतलब उसको उस पद पे बैठने वाले व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं इसके बारे में देखिए। इससे पहले हम लोग जो आज वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, मैं उनके चुनाव से संबंधित भी कुछ आंकड़े तथ्य आपको बताना चाहती हूँ। तो 20 जुलाई 1917 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन का परिणाम घोषित किया गया और श्री रामनाथ कोविंद को जो है लगभग 702,044 और श्रीमती मीरा कुमार को जो 2 प्रतिनिधि खड़े थे उनको 367,314 जो है मत प्राप्त हुए थे। और कोविंद को जो रामनाथ कोविंद जी हैं को निर्वाचन मंडल के 65.65 तथा मीरा कुमार को 34.35% मत मिले थे। और कोविंद जो हैं वो भाजपा समर्थित एनडीए के उम्मीदवार थे और मीरा कुमार जो हैं वो कांग्रेस समर्थित यूपीए की तरफ से प्रत्याशी थे।
और कोविद को जनता दल यू और अन्ना डीएमके, बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति आदि तथा क्षेत्रीय दलों का भी समर्थन जो है इनको प्राप्त हुआ था। और इस तरह से इनको इतने चुनाव में ये जो है इनका वोट मिला था। अब इसके बाद है कि जो राष्ट्रपति, चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट पद है, तो इस पद के लिए क्या उन्मुक्तियाँ रखी गई हैं, क्या अलाउंस जो होते हैं वो रखे गए हैं, पेंशन क्या है, इनको क्या क्या सुविधाएं, उपलब्धियां, पेंशन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 59 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां और भत्ते प्राप्त होंगे, ये कहा गया है अनुच्छेद 59 में। और इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान एवं संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। और राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियां तथा भत्ते में कोई कमी नहीं की जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन जो है वो प्राप्त होती है। पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार आदि की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और फरवरी 2002 से राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी को भी आवास पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। और वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन भी दिया जाता है। इसके बाद है इनकी उन्मुक्तियाँ, इम्यूनिटीज़ क्या हैं। तो राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, फैसिलिटीज़ जिसको कहते हैं उन्मुक्तियाँ, किसी चीज़ से संरक्षण प्राप्त की गई है। और इस पद के अधिकारों तथा कर्तव्यों, शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह कोई भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि वह अपने पद पर है। और यद्यपि भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देश का प्रमुख होता है, सभी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, संविधान की रक्षा करने का दायित्व होता है उसे, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता और ना तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है और ना उसे कैद किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा है, क्लेम हो, तो 2 महीने की नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। पूर्व में 2 महीने से पूर्व उसके बारे में उसकी सूचना देकर ही कोई भी प्रोसेस उससे संबंधित अगर ऐसी कोई बात है तो की जा सकती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उसके कार्यकाल की। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों के लिए निश्चित है भारत में। और यदि उसकी मृत्यु हो जाए, वह त्याग पत्र दे दे अथवा उसको उस पर महाभियोग के द्वारा उसका पद जो है पदच्युत के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत, इस 5 साल की अवधि के अंतर्गत ही रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है पुनः 5 वर्षों के लिए होता है। ऐसा नहीं कि बचे हुए समय के लिए होता है, ये डिफरेंस है। अमेरिका में वैसा होता है लेकिन यहाँ नहीं होता। तो जो बचे हुए अवधि हैं उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 इयर्स के टेन्योर के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ना कि शेष अवधि के लिए। और यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति का पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, फिर भी यह एक संवैधानिक परंपरा विकसित हो गई है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होगा। जनरली कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 ही बार लड़ेगा, 1 ही बार रहेगा या 3 ही बार रहेगा। लेकिन अभी जो परंपरा जो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो तब से ये जो एक सिलसिला चला है कि जनरली जो है ज़्यादातर लोग जो हैं, जो भी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं, मैक्सिमम 2 साल 2 टेन्योर्स के लिए ही रहते हैं, निर्वाचित होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वह जो है
संवैधानिक परंपरा विकसित है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति का पद पर निर्वाचित नहीं होगा, और ये चली आ रही है अभी तक। तो ये था उसके निर्वाचन से संबंधित, उसकी उपलब्धियां, पेंशन भत्ते वगैरह, क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है उनको, उनकी उन्मुक्तियां क्या हैं, किन चीज़ों से उन्हें उन्मुक्त किया गया है, उनका कार्यकाल। और अब हम देखेंगे कि जो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम लोग महाभियोग कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या है, अब हम लोग उसको समझेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया। किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। और इस पर महाभियोग लगाने का अधिकार जो है वह भारतीय संसद को के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। दोनों जो सदन हैं उनमें से दोनों को प्राप्त है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। जिस भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, अगर आपका राज्यसभा में हो रही है तो 260 है उसकी सदस्य संख्या, उसमें 1/4, और अगर आपका लोकसभा में हो रही है तो 45 है, तो उनका 1/4 सदस्यों की संख्या आवश्यक है इसकी शुरुआत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को। और अभियोग लगाने के 14 दिन के बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा, और यदि वह सदन जो है सदन की समस्त संख्या के 2/3 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत वह भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। अगर राज्यसभा में है तो लोकसभा में, अगर लोकसभा में हुआ है तो राज्यसभा में भेज दिया जाता है। और दूसरा सदन भी इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच कर सकता है या कोई समिति नियुक्त करके उसकी जांच करवा सकता है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा, अभियुक्त के द्वारा, प्रतिनिधि के द्वारा महाभियोग की जांच कर सकता है या करवा सकता है। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम जो है 2/3 बहुमत से महाभियोग की प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाएगा, और प्रस्ताव के स्वीकृत होने के दिन से, तिथि से राष्ट्रपति पद से पदच्युत समझा जाएगा। और इस संबंध में यह बात विशेष जानने योग्य है कि इस काल में भी वह अपने पद पर आसीन रहता हुआ बराबर अपना कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी उस समय सीमा के आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता, जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति जो है उस पद को संभाल नहीं लेता। मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना, निर्वाचन हो जाना चाहिए। चाहे वो किसी भी कारण से पद खाली हो, चाहे वो उसकी मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या महाभियोग की प्रक्रिया से उनको हटा दिया जाए, तो उसके 6 मंथ के अंदर जो है नेक्स्ट जो हमारा राष्ट्रपति है उसकी चुनाव हमें कर लेना है, ऐसी व्यवस्था की गई है। और नए राष्ट्रपति का चुनाव, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि पूरे 5 साल के लिए होता है। जब तक वह निर्वाचित नहीं होता
दूसरा राष्ट्रपति। उस समय तक भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति का पद पर कार्य करता है। और संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न नहीं कराने में समर्थ नहीं हो, तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। और इस प्रसंग में 1969 में ही अनुच्छेद 70 के अंतर्गत प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल पारित किया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद अगर रिक्त होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी जगह काम करेंगे। और अगर किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश की भी अनुपस्थिति है तो सर्वोच्च न्यायालय में जो उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों को संपन्न करेंगे। ये व्यवस्था की गई है कि जब तक जो है नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, उपराष्ट्रपति संभालेंगे उनके कार्य को। अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति का भी पद जो है रिक्त है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संभालेंगे। अगर किसी कारण से वो भी पद जो है रिक्त है या अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में जो उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे मुख्य न्यायाधीश के बाद, वो जो है उसको उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उनके संवैधानिक दायित्वों को ठीक ढंग से पूरा नहीं करने की वजह से जो है ये प्रक्रिया लाकर उनको जो है उनके पद से पदच्युत किया जा सकता है। चूँकि राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोच्च है तो इसलिए उनकी चुनने की भी प्रक्रिया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रखी गई है और उनको जो है हटाने की भी जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रखी गई है। क्योंकि वो कोई एक साधारण व्यक्ति जब उस पद पे बैठ जाता है तो वह व्यक्ति का वो पद जो होता है की वजह से उसका एक अलग गरिमा होता है और उसको ध्यान में रखते हुए ही उनको कुछ उन्मुक्तियाँ भी दी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने कार्यकाल में कोई केस दीवानी फौजदारी मुकदमे नहीं हो सकते, न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जा सकता, जेल नहीं भेजा जा सकता। और अगर महाभियोग लग भी जाता है तो वो कार्य उस पर जो है उस दिन से पदच्युत हो जाता है और उनका कार्यभार जो दूसरे लोग हैं वो उस पर कार्य करते रहेंगे तब तक जब तक कि कोई दूसरा उस भार को संभाल नहीं लेता। तो ये सारी चीज़ें थी राष्ट्रपति के बारे में। आई होप आपको समझ में आई हो। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा जाता है और हमने आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा और राष्ट्रपति के पोस्ट के बारे में पढ़ा, व्यवस्था उसकी क्या है भारतीय संविधान में उसको जाना, उनके निर्वाचन की पद्धति को जाना। निर्वाचन की पद्धति में निर्वाचन मंडल और प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व को एकल मत संक्रमण पद्धति के माध्यम से न्यूनतम कोटा निकाल कर किया जाता है और उनको जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ उन पर महाभियोग जो लगाने की प्रक्रिया है उसके बारे में हमने देखा। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के पावर एंड फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि उनको कौन कौन से कार्य और कौन कौन सी शक्तियाँ उन्हें प्रदान की गई हैं। तो इसकी बृहद चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि यह जो क्लास है यूजी और पीजी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि यह टॉपिक जो है पीजी सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना है, के पेपर 8 में भी पढ़ना है और यूजी सेमेस्टर 2 के पेपर 4 में भी पढ़ना है।
तो यह कक्षा जो है, यह क्लास जो है, दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ झारखंड के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों में ये टॉपिक है यूजी पीजी में, तो उन सभी बच्चों के लिए भी यह जो क्लास है इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके साथ साथ जो बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो बच्चे लगे हुए हैं, स्पेशली पीजी के बाद जो लोग नेट जेट की तैयारी करेंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी यह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।